लेक्चर में हमने पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड में कि किस तरीके से जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं और कुछ जो है पर्टिकुलरली फीचर्स ऐसे हैं जिनको हम डिफाइनिंग फीचर्स कह सकते हैं। तो हमने बोला था वहां पर कि रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, उसके साथ साथ ग्रोथ और बाकी कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हमने बात की थी तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बोला था कि 5 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिवाइड करेंगे कि वेदर दे आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर और द डिफाइनिंग फीचर, राइट। तो हमने वहां लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ग्रोथ जो है इट इज द डिफाइनिंग फीचर जो है वो नहीं है, इट इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर, राइट। सेकेंड वन हमने बोला था रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी, तो रिप्रोडक्शन में भी हमने सिमिलरली यही चीज पढ़ी थी कि हमारे पास कुछ इनफर्टाइल जो है कपल्स आते हैं हमारे पास, या हमने बात की थी लाइगन की, टाइगर की, हाइनी की। तो हमने वो सब चीजें बोली थी कि हम उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम उसके लिए यूज नहीं कर सकते, राइट। देन हमने मेटाबॉलिज्म की बात की थी, तो नो डाउट मेटाबॉलिज्म के लिए हमने सिमिलरली कहा था कि मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारे पास एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो लास्ट लेक्चर में जैसे हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, हम उसी के आगे थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की थी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है पर्टिकुलरली यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने बोला अगर तो हमारे पास जो है फ्रेगमेंटेशन है, खाली फ्रेगमेंटेशन में हमारे पास किसके केस में हमने पढ़ा फंगी के केस में जो है फ्रेगमेंटेशन होती है, राइट। फिलामेंटस एल्गी के केसेस में अगर हम बात करें वहां पर भी हमारे पास फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है। एंड द मोसिस में भी हमने बात की थी, तो मोसिस में भी हमें जो है देखने को मिल रही है फ्रेगमेंटेशन, राइट। ऑन द अदर हैंड यीस्ट और बडिंग की अगर हम बात करें तो हमने वहां पर बोला था कि यीस्ट और हाइड्रा में हम लोगों को जो है वो क्या मिल रही है, बडिंग मिल रही है देखने को। ऑन द अदर हैंड एसेक्सुअल स्पोर्स भी मिल रहे हैं हमें फंगी के केसेस में, जैसे कि ऊ स्पोर्स, जैसे कि हमारे पास हमने बोला था जू स्पोर्स, ठीक है। तो ये सारी जो स्पोर फॉर्मेशन है हमारे पास, it is also a mode of reproduction in case of fungi. Then अगर हम बात करें ट्रू रीजनरेशन की, तो प्लानेरिया इसमें एक एग्जांपल है जो कि कहां से बिलोंग करता है, प्लैटीहेल्मिन्थेस से, राइट। प्लैटीहेल्मिन्थेस से जो प्लानेरिया बिलोंग करता है, इसमें हम लोगों को दिखती है ट्रू रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में हमारे पास दो टाइप की होती है, आइदरली हमारे पास कोई एक पार्ट जो है ऑर्गेनिज्म का क्या कर रहा है, दोबारा से बन रहा है। जैसे अगर हम बात करें हमारी बॉडी में हमारी स्किन जो है वो क्या हो जाती है, दोबारा रीजनरेट हो सकती है। और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें लिजार्ड की या प्लानेरिया की अगर हम बात कर रहे हैं, प्लानेरिया में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो कंप्लीटली फुल एक और ऑर्गेनिज्म बना रहा है। तो दैट मीन्स ट्रू रीजनरेशन वो हुई जहां पर एक सिंगल पार्ट जो है वो कंप्लीटली एक होल इंडिविजुअल फ्रेम कर रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कि हमारे पास जो दूसरे टाइप की रीजनरेशन है जहां पे मैंने बोला कि सिर्फ कुछ सेल्स जो हैं वो डिवाइड करके बना रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ ट्रू रीजनरेशन, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी के आगे कि किस तरीके से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बाद हमारे पास आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो हमें मालूम है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। सेल जो है हमारे पास इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। अगर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ये लाइफ का, देन हम बोल सकते हैं हमारी लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक जो है, जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे सेल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन ऑन एवरेज अगर हम बात करें, एक ऑर्गेनिज्म जब पूरा का पूरा वर्क करता है तो वहां पर सिर्फ सेल ही काम नहीं कर रहे, तो एक सेल जो है वो एग्रीगेट करके बनाता है हमारे पास टिश्यू की एग्रीगेशन के साथ हमारे पास बनता है क्या, ऑर्गन की एग्रीगेशन से हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनता है, and then they will form and complete organism, and this is the hierarchy of an organism कि एक सेल से जो है एग्रीगेट करके टिश्यू बन रहा है। सिमिलर सेल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम बनाकर क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं।
और वही टिश्यू जब एग्रीगेट करते जाते हैं तो वो एक ऑर्गन बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लीवर एक ऑर्गन है हमारे पास, राइट? लीवर जो है हमारे पास एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है। लेकिन जब यही ऑर्गन जो है हमारे पास स्टमक हो गए, ये सब चीजें एग्रीगेट करती हैं तो ये एक सिस्टम फ्रेम करती है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तब जाकर हम बोलेंगे कि एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है वो एक क्या कर रहा है, पूरा का पूरा काम कर रहा है। तो अब इस बेसिस पे अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर है। तो हम बोलेंगे राइट, दिस इज कि डिफाइनिंग फीचर जो है हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज विदाउट एनी एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन को बात करेंगे अभी हम, उसके अलावा हर एक ऑर्गेनिज्म जो है, नॉन लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो नहीं कर रही हैं किसी हिसाब से, मतलब वहां पर एग्रीगेशन से टिश्यू नहीं बन रहा, एक ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा। तो ये वाला जो फीचर है, ये डिफाइनिंग फीचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसका है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, राइट? लेकिन अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो एक सिंगल एक्सेप्शन हमारे पास यहाँ पर है, वो हम बात करते हैं कौन सी, जो हमारे पास सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, ठीक है, जितने भी क्या है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं हमारे पास, क्योंकि उनका अगर हम लेवल देखेंगे तो वो ओनली सिंगल सेल है। जैसे आज हम बात कर रहे थे स्पॉन्जेस के बारे में, स्पॉन्जेस में भी सिर्फ सेल जो है वो एग्रीगेट करके बैठे हुए हैं, लेकिन अभी उन्होंने टिश्यू फ्रेम नहीं किया है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो हायरार्की नहीं दिखाते, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स का फीचर ये नहीं है। तो नो डाउटली हम ये कह सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर है, राइट? अभी तक हमने 4 पढ़े, ग्रोथ पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद मेटाबॉलिज्म पढ़ा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात की। तो मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दोनों के दोनों हम लोगों को मिला कि दोनों के दोनों फीचर्स जो है वो किसमें मिल रहे हैं, हम लोगों को एक डिफाइनिंग कैटेगरी में मिल रहे हैं, राइट? नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के साथ साथ, दैट इज द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस हमारे पास अगर हम बात कर रहे हैं कि हम कितना ज्यादा कॉन्शियस है किसी चीज को लेकर, राइट? तो एक नॉन लिविंग थिंग की अगर मैं बात करूं तो नॉन लिविंग थिंग को आप मारो पीटो जो मर्जी करो, वो आपको क्या नहीं देगी, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगी। ऑन द अदर हैंड, गांधी जी के भक्त तो सारे, एक थप्पड़ अगर कोई मारेगा दूसरा गाल आगे करके दे दोगे, राइट? लेकिन अगर तीसरा करोगे तो खाओगे थप्पड़ नहीं। तो दैट मीन्स हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे अगर मैं आपको अभी कहूं कि आपके रूम में स्नेक प्रेजेंट है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसके लिए रिफ्लेक्सेस देगी, राइट? तो जो रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होंगे हमारी बॉडी में, इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को लेकर, अपनी सराउंडिंग को लेकर क्या है, कॉन्शियस हैं। हमारे पास अवेयरनेस है, हम सेल्फ अवेयर हैं कि हमारे आगे पीछे क्या चल रहा है, और उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट? ह्यूमंस के केस में एनसीईआरटी में स्पेशली मेंशन किया गया है कि ह्यूमंस जो हैं वो हमारे पास कैसे हैं, सेल्फ अवेयर, सेल्फ कॉन्शियस हैं। अगर हम बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, they are evolving and self-regulating interactive system capable of responding to their external stimuli। जो भी हमारे पास एक्सटर्नल स्टिमुलस आ रहा है उसके लिए हमारी बॉडी जो है वो क्या करेगी, रिस्पॉन्स देगी। ह्यूमंस के केस में भी जैसे मैंने बात की यहाँ पर, राइट? उसके अलावा अगर हम बात करें यहीं पर कि किस तरीके से जो है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे, हमारी बॉडी में हमारे पास होता है हेमियोस्टेसिस, राइट? हेमियोस्टेसिस की अगर हम बात करें तो हेमियोस्टेसिस क्या है, हमारी बॉडी, हम लोग क्या है, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है, राइट? हम लोग वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है कि हमारी बॉडी को टेम्परेचर रेगुलेट करके रखते हैं। तो वो किस बाय विच मीन होता है कि हमारे बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस होती है, हमने बड़ा एनाबॉलिक रिएक्शंस होती है, हमने बड़ा कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। उन रिएक्शंस के कारण हमारी बॉडी में क्या होता है, एक सस्टेनेबल चीजें रहती है, ना बहुत ज्यादा हाई और ना बहुत ज्यादा लो, ताकि जो है हमारे पास, हमें मालूम है वी हैव द हाइपोथैलेमस, वी हैव द पिट्यूटरी ग्लैंड,
वो सारे के सारे हार्मोन्स को रिलीज करके क्या करते हैं, बॉडी में स्टेबिलिटी बनाते हैं। वेयर एज अगर हम बात करें, हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड है। अगर जो ऑर्गेनिज्म कोल्ड ब्लडेड है, दैट मीन्स उनकी बॉडी जो है वो टेम्परेचर उनके लिए रेगुलेट नहीं करती, इसीलिए जो है वो क्या शो करते हैं, दे विल शो द अडेप्टेशन, दे विल शो द अडेप्टेशन। आइदरली दे गो फॉर द एस्टिवेशन और फॉर द हाइबरनेशन। जैसे अगर मैं बात करूं पोलर बेयर की, तो पोलर बेयर जो है हमें मालूम है कि पोलर बेयर जो है वो क्या करता है, हाइबरनेशन करता है, सो जाएगा, कुंभकर्ण नहीं बनना है। हम बात कर रहे हैं पोलर बेयर की। पोलर बेयर जो है वो हाइबरनेशन शो कर रहा है, बिकॉज इन विंटर्स की अगर हम बात करें तो हम उसको बोलेंगे विंटर स्लीप। एस्टिवेशन की अगर मैं बात कर रही हूँ, दैट इज द समर स्लीप। समर स्लीप में हम अगर देखें, कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास ऐसे हैं, देखो अगर आप बात करोगे, जितने भी रेपेटाइल्स हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जैसे ही ठंड आती है वो सारे दिखना बंद हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मियां होती है तो वो ऑर्गेनिज्म आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स वो कोल्ड रीजन में सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर वो सर्वाइव नहीं कर सकते तो वो क्या कर देते हैं, अपने आप को एक रेस्टिंग प्लेस पे ले जाते हैं, एक रेस्टिंग फेज में ले जाते हैं, जहां पर वो क्या करेंगे, फूड को स्टोर करके रखेंगे, राइट। और सारा का सारी चीजें जो है उनका मेटाबॉलिज्म सारा का सारा क्या हो जाएगा उस टाइम, स्लो डाउन। और ये सारी चीजें उन्होंने क्यों की है, जस्ट बिकॉज टू सर्वाइव। सर्वाइव करने के लिए इन सब चीजों को क्या किया हुआ है, अडेप्ट किया हुआ है, ताकि जो है वो अकॉर्डिंगली एनवायरमेंट के हिसाब से आगे जाकर सर्वाइव कर सके। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जितने भी जीरोफिटिक प्लांट्स हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स जो है वो डेजर्ट एरियाज में मिल रहे हैं, अगर वो अपने आप को अडेप्ट नहीं करवाएं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जीरोफिटिक कंडीशंस में जो प्लांट्स हमें डेजर्ट एरिया में मिलते हैं, वहां पर पानी की क्या है, कमी। पानी की कमी के होने के कारण वो क्या करते हैं, उनमें हमारे पास जो है लीव्स जो है, दे विल टर्न इनटू द स्पाइन्स, राइट। वहां पर छोटे छोटे जो थॉर्न्स जैसे बन जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन का रेट जो है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर, समझ आ गई यहाँ तक बात, कोई डाउट? तो साथ ही साथ उनके जो रूट्स हैं, उनके रूट्स जो है वो कैसे होते हैं, डीप सीटेड होते हैं, जिसकी वजह से ऑन द सरफेस जो है पानी तो नहीं होगा, वो अपने रूट्स को नेचुरली अडेप्ट करवाते हैं क्या, लॉन्ग। तो ये सारी की सारी क्या है, अडेप्टेशंस हैं, जो क्या कर रहे हैं, अपने कॉन्शियस, अपनी सर्वाइवल के लिए वो क्या करते हैं, अडेप्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉन्शियसनेस की, कि ह्यूमंस की अगर हम बात करें, वो सेल्फ अवेयर्ड है जरूरत से ज्यादा। बाकी ऑर्गेनिजम्स तो है ही हैं, लेकिन ह्यूमंस के लिए एनसीईआरटी में स्पेशली मेंशन किया है कि ह्यूमंस जो हैं वो थोड़े ज्यादा सेल्फ अवेयर्ड हैं। कैसे? देखो, हमारे पास ह्यूमंस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमने बोला कि सेंसिटिविटी अगर देखोगे या फिर स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में देखोगे, कितने चेहरे लेके घूमते हो सब? अपने फेसेस की अगर हम बात करें तो हम लोग जो हैं, हमें सबसे अच्छा कौन जानता है, हमारी फैमिली सोचती है हम सबसे शरीफ हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें हमारे फ्रेंड्स की, फ्रेंड्स में भी दो कैटेगरीज की अगर बात करोगे, जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो आपको असली में जानते हो आप कैसे हो, ठीक है, लेकिन फैमिली के लिए आप कुछ और हो, फ्रेंड्स के लिए आप कुछ और हो, बेस्ट फ्रेंड्स के लिए आप कुछ और हो, क्लास में आप कुछ और हो, टीचर के सामने आप कुछ और हो। दैट मीन्स वी हैव सो मेनी फेसेस, है ना, कितने चेहरे लेके घूम रहे हैं, अकॉर्डिंगली हमारा सराउंडिंग कैसा है उसके हिसाब से हम अपने आप को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, राइट। हमारी पर्सनैलिटी जितनी भी है अकॉर्डिंगली हमारे सराउंडिंग के हिसाब से रहती है। तभी मैंने कहा कि ह्यूमंस जो हैं वो ज्यादा सेल्फ अवेयर है। हम पहले ये सोचते हैं कि हमें कहाँ पे जा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम हैं तो हम यहाँ पर भाई इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, राइट। किसी अलग जगह पे जा रहे हो, वहां पे हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे। अपने ही सर्कल के साथ हो आप, वहां पर ज्यादा अच्छे से क्या कर पाओगे, खुल पाओगे, राइट। लेकिन फैमिली के सामने अलग, फ्रेंड्स के सामने अलग, और एक चेहरा एक ऐसा भी है जो सिर्फ आप लोग जानते हो खुद को, और एक ऐसा भी होगा जो खुद ही नहीं जानते। लेकिन एक इमेज हमारी हमेशा जो है, हम अपनी इमेज पोर्ट्रे करते हैं अकॉर्डिंगली अवर सराउंडिंग। तभी मैंने बोला वी आर सो मच सेंसिटिव, वी आर सो मच सेल्फ अवेयर। हमारी पर्सनैलिटी हमारे सराउंडिंग के साथ जो है वो एग्जैक्टली पता चलती है, राइट। अब
उसी के साथ साथ हम कुछ एग्जांपल्स की और बात अगर हम यहाँ पर करें प्लांट्स के केस में या उसमें, तो प्लांट्स जो है वो हमें शो करवाते हैं क्या, फोटो पीरियोडिज्म, राइट। फोटो पीरियोडिज्म की अगर हम बात करें तो फोटो पीरियोडिज्म मतलब क्या है, फोटो का मतलब है यहाँ लाइट एंड पीरियोडिज्म मींस द ड्यूरेशन। तो लाइट की ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, तो हम अगर एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल में जैसे वी हैव मिमोसा प्यूडिका दैट इज टच मी प्लांट, टच मी नॉट। इस प्लांट की अगर बात करो, अब जैसे ही इसकी लीव्स को, ठीक है, कंपाउंड लीव्स होती हैं इसमें, जैसे ही इसकी लीव्स को टच करोगे तो ये क्या हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, राइट। इसका मतलब हमारे में हम अगर बात करें, हम उसको क्या कर रहे हैं, स्टिमुलस दे रहे हैं, बदले में वो हमें क्या दे रही है, रिस्पॉन्स बाय इनफोल्डिंग, रूट डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से हम बता रहे हैं कि हमारे स्टिमुलस का रिस्पॉन्स उसने दिया, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें, हमारे पास एक एग्जाम्पल ये हो गई, उसके बाद हम बात करें सनफ्लावर की। सनफ्लावर जो है ये शो करता है क्या, ओरिएंटेशन। जिस तरफ लाइट सबसे ज्यादा होती है, हमें मालूम है सनफ्लावर जो है उसकी तरफ ओरिएंट कर देता है, दैट मींस इट इज आल्सो सेंसिटिव टू द लाइट। लाइट की सेंसिटिविटी में जो ये है क्या कर रहा है, ओरिएंटेशन शो कर रहा है, ठीक है। उसी के अलावा अगर हम बात करें, आपने छोटी क्लासेस में भी अपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि जब भी आप एक प्लांट को शेड में ग्रो करते हो और एक प्लांट को लाइट में ग्रो करते हो, तो जिस प्लांट को आप शेड में ग्रो कर रहे हो, अगर उसको कहीं से भी थोड़ी सी लाइट मिले तो वो उस तरफ टर्न हो जाता है, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें रूट्स की, प्लांट के रूट्स हमेशा जो है वो डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द अर्थ होती है, दैट मींस दे आर द पॉजिटिव जियोट्रॉपिक रूट्स, राइट। और अगर लाइट उसकी बात करेंगे तो हमारी जो स्टेम होती है वो फोटोट्रोपिक, सॉरी, जो हमारी स्टेम होती है वो पॉजिटिवली शो करती है टूवर्ड्स द, अगर अर्थ के अगेंस्ट में देखोगे तो नेगेटिव जियोट्रॉपिक आएगी, लेकिन अगर हम बात करेंगे टूवर्ड्स द आउटर साइड तो वहां पर वो शो करती है पॉजिटिवली रिस्पॉन्स। तो ये सारे के सारे जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं प्लांट शो कर रहा है, मे बी ड्यू टू सम ऑस्मोसिस, मे बी ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन जो चेंज हो रही है, लेकिन उनका रिस्पॉन्स जो है वो किसी न किसी स्टिमुलाई के अगेंस्ट है, राइट। उसके अलावा अगर आप बात करो पोलन्स की, पोलन आकर किसी भी पोलिनेटिंग एजेंट के थ्रू यहाँ पर आकर स्टिक करेगा, जब भी पोलन यहाँ स्टिक करेगा तो दैट मीन्स अगर रिएक्शन होगी तो मतलब कीमोट्रोपिज्म हुआ, कीमोट्रोपिज्म हुआ, केमिकल इंटरेक्शन अगर हुई तब जाकर यहाँ पर क्या बन पाएगी, पोलन की ट्यूब, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें, ये हमारा ओवम है, ओवम में भी स्पर्म एंटर कर पाएगा जब यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, तो दैट मींस कीमोट्रोपिज्म अगर होगा तब जाकर वो क्या कर पाएंगे, इंटरैक्ट कर पाएंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये क्लियर है। फोटो पीरियोडिज्म की बात कर रहे हैं कि लाइट की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली प्लांट्स किस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, चाहे वो कीमोट्रोपिज्म हो, चाहे वो नास्टिक मूवमेंट्स जो है वो शो कर रहा है। उसी के साथ साथ हम आगे फिजियोलॉजी में भी पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है डे प्लांट्स होते हैं, नाइट प्लांट्स होते हैं। मतलब आप देखोगे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, लाइट ज्यादा कंसंट्रेशन में चाहिए, उनको ज्यादा टाइम पीरियड के लिए चाहिए, तो हम उनको बोल रहे हैं क्या, वो प्लांट्स कैसे आगे हमारे डे प्लांट्स। नाइट प्लांट्स की अगर आप बात करो जिनको लाइट ड्यूरेशन कम चाहिए, दैट मीन्स शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड में भी वो ग्रो कर लेते हैं, जैसे कि हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जितने भी हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं तो उनको लाइट ड्यूरेशन क्या चाहिए होती है, कम चाहिए होती है। लाइट ड्यूरेशन कम है तो दैट मीन्स वो इजिली ग्रो करेंगे, लेकिन अगर उन्हीं को आप लाइट में रख दोगे तो वो सारे के सारे विल्ट कर जाएंगे, मुरझा जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंगली कि कितना उनको ड्यूरेशन चाहिए लाइट की, वो उसके हिसाब से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं।
तो ये सारी चीजें जो है हमारी किस में आ जाती है, कॉन्शियस में। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जितने भी हम ऑर्गेनिजम्स की हमने बात की, चाहे हमने रिफ्लेक्सेस की बात की, हमने प्लांट्स की बात की, हमने एनिमल्स की बात की, सब के सब जो है वो क्या शो करते हैं, स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस में दिख रहे हैं, हमें लिविंग में दिख रहे हैं, ना कि किसी नॉन लिविंग में दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं ये क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है, राइट। लेकिन अगर हम बात करें यहीं पर हमारे पास, यहीं पर अगर हम बात करें कि हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं, जैसे अगर हम बात करें एक कोमा पेशेंट की, अगर एक कोमा पेशेंट है हमारे पास, कोमा में चले गया, अब मुझे बताओ आप लोग इस पर्सन को आप क्या बोलोगे, वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, क्या आप इसको डिफाइनिंग फीचर इस केस में बोलोगे या नहीं बोलोगे, जस्ट टेल मी। एक पर्सन जो है कोमा में चला गया, राइट। अब वो रिस्पॉन्ड जो है डिपेंड करता है उसकी सेंसेस पर, वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। हो सकता है वो कुछ चीजों पर रिफ्लेक्सेस शो करे, लेकिन उसका माइंड जो है ऑटोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा वो क्या हो चुका हुआ है, डेड हो चुका हुआ है, दैट मीन्स पैरालाइज्ड हो सकता है, इसलिए वो रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा, लेकिन पर्टिकुलरली किसी किसी चीज के लिए वो जो है रिस्पॉन्स शो कर सकता है। तो अगर एक कोमा पेशेंट की अगर बात कर रहे हो तब जाकर हम बोलेंगे कि वो कॉन्शियस नहीं है किसी भी चीज के लिए, राइट। लेकिन सिर्फ इस ये एक्सेप्शन है, तभी मैं बोल रही हूं कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा आउट ऑफ, आपको रिप्रोडक्शन पूछा गया, आपको ग्रोथ पूछा गया, आपके ऑप्शन में लिखा होगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, अब आपको पूछा जाएगा कि इन चारों ऑप्शंस में से बताओ कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर, सेलुलर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्शियसनेस से ज्यादा बेटरली जो हमारे पास प्रॉपर आंसर है वो है हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज एक ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम अगर देखोगे तो सबके सब ऑर्गेनिज्म जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे हैं। इवनली एक कोमा पेशेंट में भी अगर देखोगे तो इंटरेक्शन अगर देखोगे तो उसकी बॉडी भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करती है। तो यहां से हम बेटरली ऑप्शन बोल सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे हमारी आंसर की प्रायोरिटी ज्यादा चले जाएगी, राइट। तो हमने अभी तक पढ़ा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। आउट ऑफ दीज हमने बोला ये तीन जो है ये शो करते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, राइट। और उसके अलावा हमने बोला था जो ग्रोथ है हमारे पास अगर वो होगी इंट्रिंसिक तो वो भी जो है हमारे पास क्या शो करेगी, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। यहां तक एक पार्ट जो है वो चैप्टर का कंप्लीट होता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट पार्ट पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा डील आउट करता है अबाउट द डाइवर्सिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, बायो का मीन हमें मालूम है लाइफ है, और डाइवर्सिटी का मतलब है हमारे पास उसकी वेराइटी, दैट मीन्स वेराइटी ऑफ लाइफ कितनी ज्यादा है। वेराइटी ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो हमारी एनसीईआरटी में जो फर्स्ट पेज है वहां पर नाम लिखा हुआ है एक हु इज कॉल्ड एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर का नाम जो है, अर्नेस्ट मेयर को जो है क्या कहा जाता है, he was called as the Darwin of the 20th century during the biodiversity processes, जो है इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, राइट। अब बायोडाइवर्सिटी की बात की हमने कि बहुत सारी जितनी भी हमारे पास क्या आ रही है, वेराइटीज आ रही हैं। तो अगर एक एस्टिमेशन की अगर हम बात करें कि हमारे पास ग्लोबली कितनी एस्टिमेशन है, तो हमारी बुक पे डेटा मेंशन है 1.7 से लेकर 1 मिनट, हमारी बुक में मेंशन है ऑलरेडी 1.5 से लेकर 1.7 मिलियन की बात करें अगर, इतनी ज्यादा हमारे पास स्पीशीज डाइवर्सिटी है। और मैक्सिमम डाइवर्सिटी अगर देखोगे हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी दिखेगी, देन कोरल रीफ्स में हमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी दिखेगी। तो
ऑन द होल अगर देखोगे तो हमारे पास वेराइटीज ही वेराइटीज हैं और इन सब स्पीशीज को हम याद इजिली नहीं कर सकते, तो उस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा जिसकी वजह से हम इन सबको क्या कर सके, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में डाल सके, राइट। अब हमारे पास हमने यहाँ पर बोला एक डेटा जो हमें फर्स्ट चैप्टर में मेंशन है और दूसरा डेटा जो हमें 12th क्लास की इकोलॉजी में मेंशन है, दैट इज द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट मे, इट इज 7 मिलियन। ये दो लाइंस हमें याद रखनी है यहाँ पर कि नंबर ऑफ स्पीशीज जो डिस्क्राइब्ड है एस्टिमेटेड इन द लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में वो हमें दी हुई है अप्रोक्सीमेटली 1.7 से 1.8 मिलियन तक दी हुई है नियर अबाउट, और जो हमारे पास रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंगली है दैट इज 7 मिलियन। क्लियर बात। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारे पास और अभी मैंने बोला इतनी सारी डाइवर्सिटी को हमें याद करने के लिए कोई ना कोई तरीका जो है वो अपनाना पड़ेगा। अब इतनी सारी डाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या होगा, कोई तरीका। उस तरीके के हम क्या बोलेंगे, वी कॉल्ड इट एज टेक्सोनोमी, राइट। टेक्सोनोमी क्या है हमारे पास, टेक्सोनोमी हमारे पास आ जाती है वो प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स, वो प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स जो हम ले रहे हैं फॉर व्हाट, फॉर डिस्क्राइबिंग और फॉर क्लासिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए जो भी हम क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स को अपना रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, टेक्सोनोमी, राइट। अब टेक्सोनोमी की बात आ रही है तो हम यहाँ पे बात करेंगे फादर ऑफ टेक्सोनोमी। फादर ऑफ टेक्सोनोमी हमारे पास आ जाते हैं कौन, कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस को कहा जाता है फादर ऑफ टेक्सोनोमी। अब टेक्सोनोमी हमने बोला एक ऐसी हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ऐसा प्रिंसिपल, ऐसे तौर तरीके हैं जिसकी वजह से हम अरेंज कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को इनटू देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, इनटू देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस, तो वो हमारे पास आ जाती है टेक्सोनोमी। तो यहाँ से अगर हम बात करें टेक्सोनोमी से, तो हमारे पास इसके लिए पढ़ने के लिए एक हायरार्की सिस्टम है और उस हायरार्की सिस्टम को अगर हम बात करें, इस हायरार्की सिस्टम की अगर हम बात करें तो हायरार्की सिस्टम में हमारे पास 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज आ जाती हैं। कितनी, वी हैव 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, और ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हमारे पास कौन कौन सी हैं, हर एक कैटेगरी को आप बोल सकते हो वो क्या है, रैंक, या फिर बोल सकते हो टेक्सोन। हर एक कैटेगरी को क्या बोल सकते हो, रैंक, या फिर बोल सकते हो क्या, टेक्सोन बोल सकते हो। तो ये जितनी भी हमारे पास कैटेगरीज हैं तो हम इनको डिफाइन करेंगे इनटू क्या, एक हमारे पास बंदा है, ठीक है, उसका नाम है केपी सिंह। उस केपी सिंह को बहुत खांसी होती है जब कभी भी हम उसके सामने जीनस और स्पीशीज की बात करते हैं, राइट। क्या बोला मैंने, एक बंदा है हमारे पास जिसका नाम है क्या, केपी सिंह। उस केपी सिंह को क्या होती है, बहुत खांसी होती है। खांसी क्यों होती है, कोविड नहीं है भाई को, कोविड नहीं है, खांसी क्यों हो रही है इसको, खांसी इसलिए हो रही है कि इसको पता चल गया कि अब हमको टेक्सोनोमी को अप्लाई करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तो इस वजह से इसको क्या हो रही है, खांसी। तो ये हमारा निमोनिक हो गया इसके लिए याद करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो हम रैंक की बात कर रहे हैं वो रैंक क्या है हमारे पास, we called it as kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. Kingdom, phylum, class, order, family, genus and species, right? अब ये जितने भी हमारे पास कैटेगरीज आ रही हैं, प्लांट्स में हम यहाँ पर यूज करते हैं डिवीजन, राइट, लेकिन एनिमल्स के केस में हम यूज करते हैं फाइलम। तो ये 7 कैटेगरीज अगर हमारे पास आ गई, किंगडम, बच्चे जो गलती करते हैं वो हमेशा इस पार्ट में गलती करते हैं।
आपको क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि अरेंज देम इनटू द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। आपको इसका सीक्वेंस चेक करना है। तो आप पहले क्या है, किंगडम है, किंगडम के बाद क्या आएगा हमारे पास, फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, और फैमिली के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, जीनस, और जीनस के बाद स्पीशीज, राइट। और इन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज की अगर हम बात करें, इन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में भी हमारे पास जो सबसे बेसिक कैटेगरी है क्लासिफिकेशन का, जो सबसे बेसिक यूनिट है हमारे पास, वो क्या है, स्पीशीज। और ये वाली हायरार्की जो है वो अरेंज की गई है स्पीशीज में। इसका मतलब ये है कहने का कि स्पीशीज में सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मिलते हैं। इसका मतलब ये है, एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम वाली तरफ मूव करते जाएंगे तो कैरेक्टर्स जो है वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, राइट। कैरेक्टर्स जो है वो क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। कब, as we move from species to kingdom, the characters will go on decreasing. On the other hand, statement क्या हो जाएगी, if we move from kingdom towards the species, the characters goes on increasing, right? तो आपको दोनों टाइप की सीक्वेंस आनी चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछी गई हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछी गई हो, तो आपको दोनों टाइप से सीक्वेंस को अरेंज करना आना चाहिए। सबसे पहले अगर बात कर रहे होगे तो सबसे कम कैरेक्टरिस्टिक जहां पर होंगे वो हमारा होगा किंगडम, आफ्टर दैट फाइलम। प्लांट्स के केस में हमारे पास जो है, प्लांट के केस में हमारे पास जो है वो क्या होगा, डिवीजन। उसके अलावा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ऑन द अदर हैंड अगर आप डाउनवर्ड से ऊपर तरफ जाओगे, देन स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। These are all the 7 obligate categories. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझ आ गई होगी यहां तक हर चीज कि किस तरीके से जो है हमारी डाइवर्सिटी जो है वो मूव कर रही है, राइट। अब टेक्सोनॉमी में अगर हम बात करें, हमने अभी टेक्सोनॉमी की बात की, तो टेक्सोनॉमी में जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, जैसे हम छोटे थे तो हम लोगों को सबसे पहले चीज बताई गई कि भाई ये देखो यहाँ पे लीव्स दिख रही हैं, यहाँ पे फ्लावर्स दिख रहे हैं, ये सब चीजें आपको दिख रही हैं, तो दैट मीन्स ये एक प्लांट है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं एक एनिमल का नाम लूंगी तो हम सबके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी डॉग की, तो डॉग को देखते ही हमें पता चल जाएगा हाँ भाई ये एनिमल है, राइट। उसके सिमिलैरिटी हम बाकी किसी और ऑर्गेनिज्म को ढूंढेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये भी एनिमल है। फिर जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए वैसे वैसे हम लोगों ने देखा कि हमारे पास, जी भाई प्लांट तो आपको पता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको सिखाया गया कि ये छोटे प्लांट्स हैं, ये उससे बड़े हैं और ये सबसे बड़े हैं, तो हर्ब, श्रब्स और ट्रीज के बारे में बताया गया। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम क्लासिफिकेशन की तरफ और आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि किन चीजों को हम क्या क्या बोल सकते हैं। ऑल दो हम लोगों को अभी तक छोटे थे तब तक हमें पता था कि प्लांट्स और एनिमल्स थे। आफ्टर दैट जैसे आप 8th के बाद 9th में आए, आपको बहुत सारे फाइलम्स के बारे में पता चल गया, जैसे एल्गा, राइट। डिवीजन आ जाएगी हमारे पास, एल्गा आ गया, वी हैव ब्रायोफाइट्स, वी हैव टेरिडोफाइट्स, वी हैव जिम्नोस्पर्म एज वेल एज वी हैव एंजियोस्पर्म्स, राइट। जितने भी आप फ्रूट्स खा रहे हो, मैंगो है, बनाना है, गावा है, दे आर ऑल कम्स अंडर द एंजियोस्पर्म, राइट। तो हमारे पास टेक्सोनॉमी में सबसे पहले अगर किसी ऑर्गेनिज्म को आप चाहते हो कि आप इसको क्लासिफाई करो, तो सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, सबसे पहली चीज हम ये करेंगे भाई, हम लोग सबसे पहले उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन आइडेंटिफाई किसके बेसिस पे करोगे, जब तक आपको कैरेक्टर नहीं पता होंगे। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि उसके कैरेक्टर कैसे हैं। कैरेक्टर देखे, फिर पहचानोगे कि उसकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पर पहचानोगे कि भाई ये वाली सिमिलैरिटी इसकी इसके साथ दिख रही है तो ये मैं प्लांट बोलूंगी, और अगर इसकी सिमिलैरिटी जो है मुझे दिख रही है ये प्लांट जैसी नहीं है, इसका मतलब ये कुछ और है, इसकी सिमिलैरिटी एनिमल जैसी है तो मैं इसको एनिमल बोलूंगी, राइट। तो सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे, उसके कैरेक्टर कैसा है, उसकी कैरेक्टराइजेशन करेंगे, पहले कैरेक्टर देखेंगे, उसके बाद हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी, राइट। दोनों चीजें हो जाएंगी। अब हमारे पास तीसरी चीज आती है, दैट इज द क्लासिफिकेशन। फिर आप उसको ग्रुपिंग करोगे
कि इसको आपको डालना कहाँ है, किस ग्रुप में डालना है आपको, राइट? आपको यहाँ पर इंसेक्ट में डालना चाहते हो, मैमल्स में डालना चाहते हो, या फिर वर्टिब्रेट्स में डालना चाहते हो, कहाँ डालना चाहते हो, वो आगे उसकी क्लासिफिकेशन, राइट? आफ्टर दैट जब क्लासिफाई कर दोगे, फिर हम क्या करेंगे, उसका नाम डालेंगे, दैट इज द नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर इज द नेमिंग, राइट? ये 4 स्टेप्स हैं, दैट इज CICN. ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं टेक्सोनोमी में. जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को डाल रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, फिर उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, आफ्टर दैट हम उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, एंड द लास्ट वन इज द नॉमेनक्लेचर, राइट? देखो ये डेफिनेशन में मैंने ऑलरेडी लिखा था, देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. क्या है? कैरेक्टराइजेशन इज द डिस्क्राइबिंग मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियर फीचर, सब चीजों के बारे में पढ़ना. आइडेंटिफिकेशन हमने बोला, कंपेयर करना उसकी सिमिलैरिटीज को और डिफरेंस देखना जो हमें ऑलरेडी पता है. इसका मतलब कैरेक्टर पता होंगे तभी जाकर हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे. आफ्टर दैट ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करना कन्वीनियंटली कि उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे on the basis of its characters, right? और last one is the nomenclature, that is the naming of an organism. और नाम जो है हमारे पास, नाम as such ये नहीं कि कुछ भी रख दिया. नाम जो है हमेशा हमारे पास कैसा होना चाहिए, it is universal, right? हमेशा नाम जो है हमारे पास वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पर यूनिवर्सल नेम होना चाहिए, राइट? जो हर जगह पे क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, हर जगह माना जाए, ना कि कॉमन नेम. कॉमन नेम की अगर बात करोगे, कॉमन नेम नो डाउट इट इज इजी टू लर्न, इट इज इजी टू प्रोनाउंस, बट द थिंग इज हम अगर किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं तो वहां पर हमें क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं प्याज की, अनियन, प्याज किसी जगह पे उसको प्याज बोलते हैं, ठीक है, किसी जगह पे उसको गंडा बोलेंगे. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों को पता नहीं है कि किस स्टेट में जाकर या किस कंट्री में जाकर उसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, तो हम मांगने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात हमें वो नॉर्मल चीज नहीं मिलेगी. और ये सबसे पहली चीज जो है ये बनाई गई है फॉर द रिसर्चर्स जो कि साइंटिफिक प्रोसेसिंग में काम करते हैं. उनके लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं साइंटिफिक नेम्स. तभी जो है कॉमन नेम जो है उसकी एडवांटेज बहुत है, हम आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन कॉमन नेम्स को हम हमारे लिए उतनी ही ज्यादा वो क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो कांटे वाला पेड़. अब कांटे वाले पेड़ में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं. वी हैव कैक्टस, वी हैव रोज, सब में देखोगे कि क्या है, थॉर्न्स प्रेजेंट है. तो अगर आप कॉमनली बोल रहे हो कि कांटे वाला पेड़ है तो किसी को क्या पता चलेगा कि आप किस प्लांट की बात कर रहे हो, राइट? ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करो, प्लांट में से मिल्की सिक्रीशंस रिलीज होती हैं, ठीक है, तो आप बोलते हो वो भाई वो सिक्रीशन जिसमें देखो दूध वाले वैसे सिक्रीशन होते हैं, हम उस प्लांट की बात कर रहे हैं. तो फिग है हमारे पास, ठीक है, यूफोर्बिएसी के बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो सिमिलरली यही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शो करते हैं. तो किसी को कैसे पता चलेगा कि आप किस प्लांट के बारे में बात कर रहे हो? तो इसीलिए हमारे पास अगर हम बात करें तो कॉमन नेम की अगर हम बात कर रहे हैं तो कॉमन नेम नो डाउटली इट इज इजी टू लर्न, लेकिन साथ ही साथ इसकी हमें क्या मिल रही है, डिसएडवांटेज, राइट? ऑन द अदर हैंड, ये तो कॉमन नेम की बात आ गई. ऑन द अदर हैंड अगर हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक नेम्स की, तो साइंटिफिक नेम्स कैसे होंगे, हमेशा स्टैंडर्डाइज्ड होंगे, दे आर ऑल यूनिवर्सल, ताकि जो है कोई प्रॉब्लम ही ना रहे कि किस तरीके से हमने उनको क्या करना है, कैटेगराइज्ड करना है. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझ आ रही होगी हर चीज. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि हम जो इसका मतलब अगर हमने साइंटिफिक नेम्स दिए तो साइंटिफिक नेम्स को पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होने चाहिए. वो उन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करें, क्या वो रूल्स जो है वो ऑल ओवर जो है फॉलो किए जाते हैं, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स जो है उसमें मेंशन कि रूल्स को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, किस तरीके से लीनियस की कंट्रीब्यूशन और ज्यादा इसमें है, और कैसे कैसे जो है क्या टेक्सोनमी तक ही हम जो है हर चीज कर पाए हैं
या हमें कुछ और चीजों की एडिशन की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो तब तक के लिए आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जो है प्रॉब्लम अपनी डिस्कस कर सकते हो। तब तक सी यू।